बारिश में गरीब ससुराल में आई करोड़ों हीरो की मालकिन बहू। मेरी तो सारी जिंदगी बस इस बारिश का पानी निकालने में ही गुजर गई। 4 बूंदे टपकती नहीं घर में बाढ़ पहले आ जाती है। और तू क्या धीरे धीरे हाथ चला रही है? जल्दी जल्दी पानी निकाल। यही इतना धीरे काम कर रही है, कल को ससुराल में जाएगी तो वहाँ तो नाक खटवाई ही देगी हमारी। एक तो पता नहीं बार बार इनका ध्यान घूम फिर कर मेरी शादी पर ही आकर अटकता है। शादी 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 ना हो गया बवाल हो गया। कुछ कहा तूने? जो बोलना है मुंह पर बोल, ऐसे बड़बड़ा मत। अरे नहीं माँ, भला मैं कुछ कह सकती हूँ क्या? तुम्हारे सामने किसी का जुबान थोड़ी ना खुलता है। दोनों माँ बेटी इस बारिश के मौसम में घर में घुसे हुए पानी को बाल्टी और झाड़ू की मदद से बाहर निकालने में लगी होती हैं। तभी एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में काजू कतरी लिए सरस्वती की पड़ोसन कमलावती उनके घर आती है। हे सरस्वती, तुम्हारे घर में तो सच में बारिश के मौसम में बाढ़ ही आ जाती है। कितनी बार कहा है कि अपने घर की मरम्मत करवा लो, कहीं अगले साल तुम्हारा घर ही ना रहे। अरे बहन, कभी शुभ शुभ भी बोल लिया करो। और ये मिठाई किस खुशी में लाई हो, जो देनी इतनी जरूरी थी कि बरसात में चली आई? शादी के बाद आज मेरी बेटी का पहला जन्मदिन है उसके ससुराल में। पता है उसके पति ने पूरी कंपनी में मिठाई बंटवाई है। ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी महंगी महंगी मिठाई आई है हमारे घर पर। रिया बेटा ये ले, एक और चीज दिखाऊं तुम्हें कि मेरे दामाद ने मेरी बेटी को क्या दिया है। कमलावती अपने फोन में गैलरी ओपन करती है और सरस्वती को एक सुंदर से डायमंड ब्रेसलेट की फोटो दिखाती है। देख रही हो कितना सुंदर ब्रेसलेट दिया है मेरे दामाद ने मेरी बेटी को। बस एक बार कहा था उसने कि यही ब्रेसलेट चाहिए। अरे देगा भी क्यों नहीं, हमने भी तो अपनी बेटी को दहेज में कितना कुछ दिया था। उसकी सास के लिए तो मैंने हीरे के टॉप्स बनवाए थे। कमलावती, ये सच में असली हीरे का ब्रेसलेट है क्या? अरे हाँ बहन, बिल्कुल असली हीरे का ब्रेसलेट है ये। सोना वगैरह तो बस आजकल के जमाने में मामूली सा हो गया है। देना है तो हीरा दो, जो चमक धमक और रुतबा हीरे का है ना, वो सोने चांदी का नहीं है। खैर तुम्हारे और तुम्हारे बेटी के नसीब कहाँ है ये सब। अपने घर की मरम्मत करवा लो, वही बड़ी बात है। चलो मैं चलती हूँ, और लोगों के घर मिठाई भी बांटनी है। इतना कहकर कमलावती तंज से चलते हुए चली जाती है, जिससे सरस्वती का मुंह बनता है। तो वहीं रात में जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है तो माँ, आज भी खाने में खिचड़ी बनाई है। 2-3 दिन से खिचड़ी ही बन रही है खाने में। वो तो भगवान का शुक्र अदा करो कि कम से कम हमें खिचड़ी तो नसीब हो रही है, वरना इस महंगाई के जमाने में तो ये भी मुश्किल ही है। माँ ऐसा क्यों कह रही हो? तनख्वाह तो मैं बराबर ला कर देता हूँ घर पर, तो फिर क्या दिक्कत है? अरे तेरे उन पैसों से घर का खर्चा चलाऊं, राशन सब्जी लूं, या तेरी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ूं? 2-3 महीने बाद शादी है इसकी, और अभी तक एक सोने की चीज भी नहीं बनवाई है मैंने अपनी बेटी के लिए। वो कमलावती है ना, उसकी बेटी को उसके पति ने डायमंड का ब्रेसलेट दिया है, और देगा भी क्यों नहीं। कमलावती ने भी तो दहेज में सोना हीरा सब दिया था। अरे भगवान, तुम क्यों उन लोगों से हमारी बराबरी करती हो? वो कहाँ राजा भोज, हम कहाँ गंगू तेली। बस ऊपर वाले की कृपा से 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है ना, काफी है। अरे तुम्हें कहाँ अपनी बेटी की फिक्र है? अरे बेटी की छोड़ो, अपनी पत्नी के लिए भी कुछ किया है तुमने? हीरा तो बहुत दूर की बात है, सोने चांदी की भी एक चीज नहीं बनवाई है। सालों से पेट काट काट के थोड़े थोड़े पैसे जमा किए हैं, लेकिन इस महंगाई के जमाने में क्या ही बनवा पाऊंगी उन पैसों में से मैं अपनी बेटी के लिए। माँ, आप क्यों इतनी परेशान हो रही है? वो लोग दहेज के लालची नहीं है, कह तो रहे थे वो लोग, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कहने और मांगने में फर्क होता है। आजकल कोई मांगता नहीं है, देना पड़ता है। चाह तो मेरी है कि मैं तुझे हीरे के सेट में विदा करूं, लेकिन यहाँ तो सोना ही मुश्किल लग रहा है। सरस्वती की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी बाहर से फिर से जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, और एक बार दोबारा से घर की छत टपकने लगती है। यही बाकी रह गया है, भगवान ऐसी जिंदगी से मौत क्यों नहीं दे देता। सरस्वती खाने की प्लेट धकेल कर सीधा सोने के लिए चली जाती है, जिसे देखकर घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सारी जिंदगी गरीबी में गुजारने के बावजूद भी सरस्वती के दिल में हीरे की बड़ी चाहत थी, लेकिन ये गरीबी की जंजीरें सरस्वती को इतनी बुरी तरह से जकड़े हुए थी कि वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकती थी। कुछ दिनों के बाद माँ, आप तैयार नहीं हुई? आज आकांक्षा की शादी है, चलना नहीं है क्या? देखो तो मैं तैयार भी हो गई हूँ। किस मुंह से जाऊँ? बड़ी मुश्किल से लिफाफे में 1000 रुपए डाले हैं शादी में देने के लिए, वो भी तेरे पापा किसी से उधार मांग कर लाए थे। और ऊपर से जरा मेरा हुलिया तो देख, क्या इस पुरानी साड़ी में उन अमीरों की शादी में जाना सही रहेगा?
माँ, वो लोग भले ही अमीर हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। और आकांक्षा को तो मैं बचपन से जानती हूँ, वो कैसी है। प्लीज चलिए ना, मैं उसकी शादी मिस नहीं करना चाहती। रिया के बार बार जिद करने पर सरस्वती शादी में चलने के लिए तैयार हो जाती है और अब थोड़ी देर में दोनों माँ बेटी शादी में पहुंचती है, जहां शादी में मौजूद दुल्हन ने एक सुंदर से रेड ब्राइडल लहंगे पर डायमंड का नेकलेस, चूड़ी, मांग टीका और नथ पहनी होती है। तो वहीं शादी में मौजूद कई औरतों ने भी ज्वेलरी पहनी होती है। यहाँ की औरतें तो किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही। उस औरत ने कितनी सुंदर हीरे की चेन पहनी है और उसने हीरे की अंगूठी, और एक मुझे देखो, हाथ में एक सोने तक की चीज भी नहीं है। सभी औरतों के हीरे के जेवरातों को देखकर सरस्वती को जलन होने लगती है। थोड़ी देर में रिया सरस्वती के साथ अपनी फ्रेंड आकांक्षा से मिलने स्टेज पर जाती है। आप लोग आ गए। आकांक्षा कब से आपका इंतजार कर रही थी। चलिए साथ में फोटो खिंचवाते हैं। ये तूने रियल डायमंड पहना है, बहुत सुंदर लग रहा है तुझ पर। मैं तो चाहती थी कि शादी पर गोल्ड पहनूं, लेकिन यार गोल्ड ओल्ड फैशन हो गया है, इसलिए मैंने डायमंड लिया। अच्छा है ना? सरस्वती की नजर आकांक्षा के गले में पहने हुए उस हीरे के हार पर टिक जाती है। तो वहीं अब शादी से आने के बाद आधी रात में जहां सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो वहीं सरस्वती घर में रखे एक पुराने संदूक को खोलती है। संदूक में सरस्वती की जवानी की फोटो होती है, जिसमें उसने एक सुंदर सा हीरे का हार पहना होता है। पता नहीं मरने से पहले दोबारा से किस्मत में ऐसा ही हीरे का हार पहनना नसीब होगा कि नहीं। इस तस्वीर में जो सरस्वती के गले में हीरों का हार था, आखिरकार वो आया कहाँ से? और अगर वो सरस्वती का ही हार था, तो आज वो हार कहाँ है? और क्या ये लोग शुरू से ही इतने गरीब थे या कोई और कारण है? सभी कुछ जानने के लिए आई कहानी में आगे बढ़ते हैं। अनुज, 1 बज गया है, लंच नहीं खाना क्या? नहीं निधि, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो खाना। क्या हुआ अनुज, सब ठीक तो है? घर पर कुछ हुआ है क्या? देखो तुम मुझे बता सकते हो। अब क्या बताऊं निधि, मेरे परिवार के बारे में। तुम्हें पता ही है, 2 कमरों के छोटे से मकान में रहते हैं। हर वक्त बारिश में छत टपकती रहती है और कभी कभी तो गलियों में इतना पानी भर जाता है कि पानी घर के अंदर ही आने लगता है। और ऊपर से माँ को तो रिया की शादी की इतनी टेंशन है कि पूछो मत। हर वक्त बस हीरा हीरा करती रहती है। उनका सपना है कि वो रिया की शादी में उसको ढेर सारे हीरे के जेवरात दें। अब तुम ही बताओ, ये सपना भला पूरा हो सकता है? सपने देखने पर कोई रोक टोक नहीं है, इंसान कुछ भी देख सकता है, बस पूरा करने की हिम्मत चाहिए होती है। तुम देखना, एक ना एक दिन तुम्हारी माँ का ये सपना जरूर पूरा होगा। उनका सपना पूरा होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपनी शादी का सपना कब पूरा करेंगे? रिया छोटी है लेकिन फिर भी उसकी शादी मुझसे पहले हो रही है। उसकी शादी के बाद माँ मेरे लिए लड़कियां देखना शुरू कर देंगी। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो पता है कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ। कम से कम 4 से 5 अनाथ आश्रमों में जा चुकी हूँ। उन लोगों का दिया हुआ नाम ही आज तक मेरी पहचान बना हुआ है। वो तो बस थोड़ी पढ़ाई लिखाई करके अब ये कॉल सेंटर की जॉब करती हूँ और अपने खर्च उठा लेती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा परिवार कौन है, माँ बाप जिंदा भी है या नहीं। बस बचपन से गले में एक पत्थर का लॉकेट है, लगता है माँ बाबा ने पहनाया होगा, इसलिए मैंने इसे कभी उतारा भी नहीं। तुम ऐसी बातें मत किया करो, मैं ही हूँ तुम्हारा सब कुछ। बस एक बार रिया की शादी हो जाए, फिर मैं माँ और पापा को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। अनुज एक निधि नाम की अनाथ लड़की से प्यार करता था, जो बचपन से ही बड़े होने तक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। थोड़ी बहुत पढ़ाई कर निधि एक कॉल सेंटर में काम करती है और एक छोटे से किराए के घर में रहकर अपना गुजारा चलाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज सरस्वती अपने पति और बेटी के साथ एक सुनार की दुकान पर जाती है। वेलकम सर और मैम, बताइए क्या दिखाऊं आपको? कल हमारे पास गोल्ड के कुछ नए सेट्स आए हैं। जी, मेरी बेटी की शादी है तो मुझे उसके लिए छोटी छोटी सोने की बालियां देखनी थी। सिर्फ सोने की बालियां? ये तो कोई गरीब सड़क छाप आ गए हैं। सरस्वती की बात सुनकर सेल्स गर्ल का बिहेवियर बदल जाता है और अब वो मुंह बनाकर उन्हें सोने की बालियां दिखाने लगती है कि तभी सरस्वती की नजर उसी शॉप में रखे एक काफी महंगे डायमंड के नेकलेस पर जाती है, जिसे देखकर ये हीरे का सेट है ना, कितना सुंदर है, एक बार इसे दिखाइएगा। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव और महंगा है, हम आपको इसे ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। देखने में क्या प्रॉब्लम है? आपने इसे रखा तो इसलिए ही है ना कि ताकि कस्टमर आकर इसे देखे, लेकिन देखने के साथ साथ उसे खरीदी भी ना कि अरे गहरों को देखने के लिए रखा है हमने यहाँ इसे। आप सोने की बालियां देखिए ना। उस सेल्स गर्ल का ऐसा बर्ताव सरस्वती और उसके परिवार को काफी बुरा लगता है। तो वहीं एक साधारण सोने की बाली देखने के बाद अब वो सीधा लोग बाहर आ जाते हैं। हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि सुनार की दुकान पर जाकर कोई महंगा सेट देख सके। उस सेल्स गर्ल ने भी हमारी औकात याद दिला दी।
ये बोलते हुए सरस्वती की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं कि तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो लोग एक बस स्टैंड के नीचे जाकर खड़े होते हैं कि तभी बारिश में एक दूसरे का हाथ पकड़े भुट्टा खाते हुए उसी बस स्टैंड के नीचे अनुज और निधि भी आ जाते हैं। और उन दोनों पर जब सरस्वती और घर वालों की नजर पड़ती है तो अनुज, ये लड़की कौन है और तुम दोनों ने एक दूसरे का इस तरह हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? माँ वो बोल बेटा, कौन है ये लड़की? कहीं तुम दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते? बाबा सही कहा आपने, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। निधि मेरे साथ कॉल सेंटर में ही जॉब करती है और यहीं पास में एक छोटे से किराए के घर में रहती है। निधि का इस दुनिया में कोई नहीं है। अनाथ आश्रम से निकलने के बाद इसने बहुत मेहनत की है। एक तो ये गरीब और ऊपर से अनाथ, इसके परिवार धर्म जात का कुछ अता पता नहीं है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी? भले ही हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन मैं ऐसी बहू लाऊंगी जो अमीर हो। ये क्या कह रही हो आप? ये अमीरी, हीरे, सोने, चांदी का भूत आपके सिर से अभी तक नहीं उतरा क्या? जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। प्रिया की शादी के बाद तेरे लिए एक अमीर घर की लड़की ढूंढूंगी, समझे? अब इस लड़की को जहाँ से लेकर आया है वहाँ ही छोड़ कर आ। सरस्वती की ऐसी बातें सुनकर निधि काफी दुखी हो जाती है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और अगले दिन जब दोनों ऑफिस में मिलते हैं तो अनुज, तुम्हारी माँ को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। वैसे भी तो वो सही कह रही थी, मैं अनाथ हूँ, मेरे परिवार का कोई अता पता नहीं है। तुम उनकी मर्जी से ही शादी कर लेना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैंने तुमसे प्यार किया है तो शादी भी तुमसे ही करूंगा, समझी? ये आलतू फालतू ख्याल निकाल दो अपने दिमाग से। अनुज निधि से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए अब वो अपनी माँ के खिलाफ जाकर निधि से मंदिर में शादी कर लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ घर पर आज तो कुछ ज्यादा ही मौसम खराब हो रहा है, लगता है तूफानी बारिश आने वाली है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक तो पता नहीं सुबह से क्या हो गया है, बार बार बेचैनी सी हो रही है। हे भगवान, सब अच्छा ही करना। थोड़ी देर में बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है और फिर से इस गरीब परिवार के घर के अंदर पानी आने लगता है। सभी लोग मिलकर घर से पानी बाहर निकाल रहे होते हैं कि तभी बारिश में भीगते हुए अनुज निधि का हाथ पकड़े घर आता है। दोनों के गलों में जयमाला, निधि के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर सरस्वती सब समझ जाती है। जिस बात का डर था तूने वही कर दिया ना। तेरे लिए मैं एक अमीर घर की बहू लाना चाहती थी और तू इस अनाथ गरीब को उठा कर ले आया। अमीर घर की बहू लाने के लिए हमें भी हैसियत में ऊंचा होना पड़ता, जो हम नहीं हैं। चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं पता। अब मोहल्ले भर में क्या ही मुंह दिखाऊंगी, खुद भी गरीब और बहू भी लाई हूँ तो गरीब। अब छोड़ो ना ये सब बातें। इस घर की बहू लक्ष्मी आई है, आप इनका गृह प्रवेश कराओ, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। हाँ सरस्वती, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जो हो रहा था सो हो गया। और भूलो मत, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। क्या पता आज जिससे तुम इतनी परेशान हो, कल को वही तुम्हें खुशी दे जाए। सरस्वती को मुंह बनाकर अपनी नई नवेली बहू का गृह प्रवेश कराना ही पड़ता है। सरस्वती निधि से सीधे से बात तक नहीं करती और सीधा अपने कमरे में चली जाती है, जिससे अगले दिन अपनी पहली रसोई की रस्म में इस बारिश के सुहाने मौसम में निधि गर्मा गर्म भजिया बना रही होती है। वाह, बहू भजिया बनाई जा रही है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। साथ में वो धनिया पुदीने की चटनी भी बना देना है। थोड़ी देर में निधि गर्मा गर्म भजिया, चटनी और चाय बनाकर सभी को देती है। भाभी, आप तो बिल्कुल बाहर दुकान वाले की तरह भजिया बना दी हो। आपने क्या क्या डाला है इसमें? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैं जब जब घर से खाना लेकर नहीं जाता था ना, उस दिन निधि मेरे लिए हमेशा बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर लाती थी। माँ, आप भी खाकर देखो ना। मैं इसके हाथ का कुछ भी नहीं खाऊंगी। सरस्वती अब छोड़ो ना, बहू ने इतने प्यार से भजिया बनाई है, थोड़ा तो खा लो। नहीं, मैंने कहा ना, मैं इसके हाथ का कुछ भी नहीं खाऊंगी। इतना कहकर सरस्वती वहाँ से उठकर चली जाती है। भाभी, माँ की बात का बुरा मत मानना, वो बस आपसे नाराज है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। मैं जानती हूँ और उनका नाराज होना बनता भी है, और मुझे पूरा यकीन है कि माँ जी एक ना एक दिन मुझे जरूर अपना लेगी। बहू, बस यही उम्मीद रखना तुम, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और निधि एक अच्छी बहू की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है और हर रोज अपनी सास का दिल जीतने में लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले में, अरे बहनों, पता है तुम्हें मेरी बहू के घर वालों ने कितना दहेज दिया है? बिना मांगे ही उन्होंने हमारा पूरा घर भर दिया। और तो और मेरी बहू तो मेरे लिए एक सोने की चेन और एक साथ हीरे की अंगूठी भी लेकर आई है। मेरे तो भाग्य खुल गए।
मेरी बेटी को ससुराल में भी ऐसा मिला जहाँ वो पूरा दिन हीरो से लदी रहती है, और मेरी बहू भी मुझे ऐसी मिली जो भर भर के हीरा लेकर आई है। उन औरतों की बातें सुनकर सरस्वती का मुंह बन जाता है, और जब थोड़ी देर बाद सरस्वती अब अपने घर आती है तो माँ जी आप आ गई, मैं खाना लगा देती हूँ। कितनी बार कहा है कि मुझे माँ जी मत बोला कर तू, भले ही तू मेरी बहू है लेकिन मैं तेरी सास नहीं हूँ। कितने अरमान देखे थे मैंने अपनी बहू लाने के लिए, सारे चकनाचूर कर दिया तूने। अगर मैं गरीब हूँ ना तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो भगवान से ऐसी जिंदगी अपने लिए नहीं मांगी थी ना। निधि इतना बोल ही रही होती है कि सरस्वती की नजर निधि के गले में बंधे हुए उस पत्थर वाले लॉकेट पर जाती है, जिसे देखकर बस कर अपना ये ड्रामा। मुझे तो हीरा पहनने वाली बहू चाहिए थी, लेकिन ये ना जाने पत्थर पहनने वाली बहू कहाँ से मिल गई। इस पत्थर को गले में ऐसे लटकाए हुए जैसे इसके अंदर कोई खजाना हो। जा चली जा मेरी नजरों के सामने से। ऐसी बातें सुनकर निधि अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब अनुज आकर निधि की ऐसी हालत देखता है तो निधि, मैं जानता हूँ माँ ने फिर तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहा है ना, आज तो मुझे माँ से बात करनी ही होगी। नहीं अनुज, रहने दीजिए, इसमें माँ का कोई कसूर नहीं है। उन्हें तो बस दुख है कि वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। निधि के रोकने पर अनुज को मजबूरन रुकना ही पड़ता है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं। आज फिर से तेज बारिश होती है और एक बार फिर दोबारा से सरस्वती की छत टपकने लगती है। अगर कोई अमीर घर की बहू लाती तो कम से कम उसके दहेज के पैसों से ये छत तो ठीक करवा पाती। मेरी तो सारी उम्र बस इस टपकती छत के नीचे बर्तन लगाने में ही गुजर गई। हर रोज की तरह सरस्वती बड़बड़ाते हुए फिर से वही सब बातें करती है कि तभी बाहर से भीगी भीगी निधि हाथों में सब्जी लिए घर आती है। पता ही नहीं चला कब बारिश शुरू हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि घर के पास ही थी, वरना पूरी भीग जाती। लाइए अम्मा जी, मैं अब पानी निकाल देती हूँ, आप बैठ जाइए। इतना अच्छा बनकर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी सारी असलियत पता है मुझे। सरस्वती तुम भी हद करती हो। बहू तुमसे कितने ही प्यार से क्यों न बात कर ले, तुम्हारे लिए कुछ भी क्यों न कर ले, लेकिन तुम्हें तो बस उसे ताने मारने हैं। तुम्हें इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर ये इतनी अच्छी है ना तो मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। सरस्वती हाथों में पकड़े बर्तन को जमीन पर फेंककर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, जिसे निधि को काफी बुरा लगता है। तो वहीं आधी रात में जब सब सो रहे होते हैं तो सरस्वती फिर से उस संदूक को खोलती है और उसमें से अपनी वही तस्वीर निकालकर देखते हुए, आज भी याद है मुझे, जब मैं बहू बनकर आई थी तो बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी से माँ जी ने मुझे ये हीरे का सेट दिया था, लेकिन मेरी देवरानी ने अपनी चाल बड़ी करते हुए इस हीरे की सेट के साथ साथ घर की सारी जमीन जायदाद भी हमसे छीन ली, और इतने सालों से हम बस इस गरीबी की मार खा रहे हैं। आज भी याद है मुझे जब उसने कहा था कि मैं कभी दोबारा ऐसे हीरो का हार नहीं पहन पाऊंगी। शायद सही कहा था उसने। उन पुरानी बातों को याद करते हुए सरस्वती की आंखें भर आती हैं और अब वो सीधा सोने चली जाती है कि तभी निधि वहां आती है और संदूक खोलकर इस तस्वीर को देखते हुए, तो ये सारी बातें हैं। काश भगवान मुझे इतना पैसा दे कि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं और माँ जी का ये सपना भी पूरा कर पाऊं। निधि को भी अपनी सास के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसी समय गुजरता रहता है और आज रिया के होने वाले सास ससुर उसके घर आते हैं। अरे समधी जी, आप लोग ऐसे अचानक आने से पहले बता तो देते, मैं तो आपके लिए कुछ अच्छा प्रबंध करके रखती। हाँ जी, वो जरूरी बात करनी थी इसलिए हमें अचानक आना पड़ा। देखते देखते अब शादी में मुश्किल से महीना भर रह गया है, और आपकी हालत देखते हुए भी हमने आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को शादी में एक हीरे का हार दे। जी, आप क्या कह रही हैं? सोने का हार ले पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश में लगे हैं। और अब आप हीरे की हार मांग रही हैं? भाई आजकल सोने की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अरे हमारे घर में बहू आएगी, उसके गले में हीरे का हार होगा तो वाहवाही तो उसकी ही होगी। सीधी सीधी बात है, बिना हीरे के हार के हम शादी नहीं कर सकते। आप ऐसा मत बोलिए, मेरी बेटी की क्या ही इज्जत रह जाएगी, उस पर तो तोहमत लग जाएगी। वो तो अब आप लोग ही जाने की तोहमत लगवानी है या नहीं। अपना फैसला सुनाकर मंगला और दिनेश वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं सरस्वती अब अपनी बेटी को देखकर, किसी को गरीब बनाने से अच्छा है कि भगवान उसे पैदा ही ना करे। अब मेरी बेटी का क्या होगा जी? क्या मुंह दिखाएगी मेरी बेटी? समाज में क्या कहेंगे कि हम लोगों से कि क्यों उसका रिश्ता टूटा। अपनी बेटी के रिश्ते पर बात बिगड़ने पर सरस्वती काफी परेशान होती है। तभी सरस्वती की नजर उसकी बहू निधि पर पड़ती है। तू इस घर में ना आती, ना तू ये पनौती लाती और अपने मायके के पैसे से अपनी बेटी को हीरे का हार दिलवा देती। सब तेरी वजह से हुआ है।
अब इसमें भाभी का क्या कसूर है? वो लोग ही लालची हैं, वरना वो हीरे का हार क्यों मांगते? अरे हर कोई मांगता है, वो क्यों नहीं मांगेंगे? मैं भी तो मांगती हूँ ना अपनी बहू के घर वालों से, लेकिन नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो ऐसी बहू मिली। रोज रोज के ऐसे तानों से निधि काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए आज वो रोते हुए सीधा घर से बाहर चली जाती है। तभी बाहर तेज बारिश होने लगती है। इससे बचने के लिए निधि एक सुनार की दुकान के बाहर जाकर खड़ी होती है कि तभी उस सुनार की दुकान से एक लड़की सोने की चेन चुराकर भाग रही थी। इससे पहले कि वो लड़की दूर भाग पाती, तभी निधि उसे पकड़ लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पता है ये बड़े साहब ने ऑर्डर देकर बनवाई थी चेन, अगर ये चेन चली जाती तो मैं आज उन्हें क्या देता। मैं तो इस बारिश से बचने के लिए यहाँ खड़ी थी, और जब ये लड़की इस तरह से बाहर निकली तो मैं समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया था। लड़की से महेश अपनी सोने की चेन वापस ले लेता है और पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। तभी इसी बीच महेश की नजर निधि के गले में बंधे हुए उस पत्थर वाले लॉकेट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। ये पत्थर तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हारे माँ बाप ने दिया था क्या? मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, और ये लॉकेट तो बचपन से ही मेरे गले में है। जब मैं अनाथ आश्रम में थी तो वहाँ के वार्डन ने मुझे बताया था कि कोई मुझे वहाँ छोड़कर गया था, और तब से ये मेरे पास ही है। क्या तुम मुझे ये लॉकेट एक बार दे सकती हो? निधि महेश को अपना पत्थर का लॉकेट निकाल कर देती है। महेश उस लॉकेट को सीधा अपनी सुनार की दुकान के अंदर ले जाता है और एक मशीन की मदद से उस पत्थर के 2 टुकड़े करता है। उसके अंदर से एक चिट्ठी निकलती है, और जब उस चिट्ठी को महेश खोलता है तो तुम अनाथ नहीं हो, तुम नहीं जानती कि तुम कौन हो। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप मेरे परिवार वालों को जानते हैं? ऐसा ही कुछ समझ लो तुम, चलो मेरे साथ। वो पत्थर का लॉकेट, चिट्ठी और निधि को लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब अनुज घर आता है और उसे सारी बात पता चलती है तो मुझे नहीं पता था कि आप इस हद तक गिर जाओगे। अगर मेरी निधि वापस नहीं आई ना तो मेरी भी शक्ल नहीं देख पाओगे आप कभी। जेवर की चाह में तुमने हीरे जैसी बहू खो दी, आज मुझे शर्म आती है तुम पर। सबकी ऐसी बातें सुनकर और बाहर हो रही तेज बारिश को देख कर अब सरस्वती को भी निधि की फिक्र होती है। तो वहीं दूसरी तरफ निधि जो महेश के साथ गाड़ी में बैठी होती है। हे भगवान, ये कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? कहीं मैं फंस तो नहीं गई इसकी बातों में? मेरी रक्षा करना। निधि मन ही मन काफी परेशान होती है कि तभी महेश की गाड़ी एक बड़े से आलीशान महल के सामने आकर रुकती है, और जब महेश निधि को अपने साथ उस महल के अंदर लेकर आता है तो निधि के होश उड़ जाते हैं। उस महल की ज्यादातर चीजें हीरे की बनी हुई थी, चाहे दीवारें हो, झूमर हो या बड़ा सा हीरे का डाइनिंग टेबल। इन सभी चीजों को देखकर निधि हैरान हो रही होती है कि तभी उस बड़े से महल की सीढ़ियों से एक 60 वर्ष की उम्र का राजेश नाम का आदमी अपने 48 साल के बेटे राघव के साथ उतरते हुए आता है, और जैसे उसकी नजर महेश और उस लड़की पर पड़ती है तो महेश, तुम यहाँ इतने सालों के बाद, और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? अरे राजेश जी, पहले आप ये देखिए, इसे देखते ही आप सब समझ जाएंगे। वो राजेश को वो पत्थर वाला लॉकेट और उसके अंदर छिपी हुई चिट्ठी देता है। इसे देखकर, ये तो वही लॉकेट है जिसे मैंने अपनी पोती अनीशा के गले में पहनाया था, और ये वही चिट्ठी है, लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिली? यही आपकी पोती अनीशा है। कहते हैं ना कि भगवान एक ना एक दिन तो बिछड़े हुए लोगों को जरूर मिलाता है। ये आज मुझे मेरी दुकान में मिली। मैं इसके गले में ये लॉकेट देखते ही समझ गया था कि ये कौन है। मैं उनकी पोती हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ अनीशा बेटा, तुम इस देश के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी राजेश सिंघानिया की इकलौती पोती अनीशा हो। बचपन में उस हादसे की वजह से सब कुछ बदलता गया था। अनीशा सिर्फ 5 साल की थी जब उसके माता पिता की एक प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी थी, और उस हादसे के बाद कुछ दुश्मन अनीशा की जान के पीछे भी पड़ गए थे, जिससे राजेश काफी परेशान था। सारी प्रॉपर्टी, जायदाद, सब कुछ हमारी अनीशा के नाम पर है। पता नहीं कैसे ये बात उन दुश्मनों को पता चली और वो इस नन्ही सी जान के पीछे पड़ गए हैं। पापा, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपनी पोती को बचाने के लिए राजेश एक बहुत बड़ा फैसला लेता है और अपने पारिवारिक सोने हीरे के व्यापारी महेश को घर बुलाकर उसको वो पत्थर का लॉकेट बनवाता है और उसके अंदर एक चिट्ठी भी छुपाता है। लॉकेट और चिट्ठी? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा राजेश जी, आप क्या करने वाले हैं? ये हमेशा मेरी बच्ची के गले में रहेगा और इसके बारे में राघव को भी कुछ नहीं पता होगा। मेरी बच्ची की जान को खतरा है और मैं उसे ऐसे माहौल में नहीं रख सकता, इसलिए अब मैं उसे एक अनाथ आश्रम भेजूंगा। इसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है। जब सब ठीक होगा तब मैं उसे वापस ले आऊंगा। तब तक ये लॉकेट उसके साथ रहेगा। अगर कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो लॉकेट के सहारे अपने अतीत को जान सकेगी।
वो अपनी पोती को एक अनाथ आश्रम में भेज देता है और जब तक सब सही होता है तब तक वो अनाथ आश्रम भी बंद हो जाता है और वहाँ के सभी बच्चों को दूसरे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। इसी वजह से सालों तक ढूंढने पर भी राजेश को अपनी पोती का कुछ पता नहीं चलता। मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है। अनीशा, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? मैंने कैसे अपना जीवन कष्ट में बिताया, मेरे तो सोच के ही कलेजे में दर्द उठ जा रहा है। दादाजी, मुझे तो लगता था कि मैं अनाथ हूँ, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मेरा भी अपना परिवार है, मैं अनाथ नहीं हूँ। बेटा, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा चाचा। तुम हमेशा मेरी ही गोद में बैठकर खाना खाया करती थी, याद है ना तुम्हें? चाचा और दादा से मिलकर निधि काफी ज्यादा खुश होती है। वो अपने शादी और ससुराल वालों के बारे में राजेश को बता देती है। हम उनसे जरूर मिलने चलेंगे, लेकिन इस तरह नहीं। अब तक तो तुम उनसे निधि बनकर मिली थी, लेकिन अब तुम राजेश सिंघानिया की इकलौती पोती अनीशा बनकर उनसे मिलोगी। थोड़ी देर में कुछ लड़कियां घर आती हैं जो निधि को एक सुंदर सी हीरे की साड़ी पहनाकर ऊपर से नीचे तक हीरों के गहनों से ढक देती है। वहीं राजेश अपने बेटे और पोती के साथ बैठकर हीरे की गाड़ी में सीधा उसके ससुराल जाते हैं। तभी बाहर बारिश होने लग जाती है और एक नौकर हीरे से बना हुआ छाता लेकर निधि के पीछे खड़ा होता है और जब ये सब आसपास के मोहल्ले वाले और निधि के ससुराल वाले देखते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये क्या मैं देख रही हूँ? क्या ये गाड़ी सच में यहाँ रखी है? और ये गाड़ी तो छोड़ो, क्या वो छाता भी यहीं देखा है? लेकिन ये लड़की कौन है? देखने में तो थोड़ी थोड़ी सी निधि जैसी लग रही है, लेकिन ये निधि कैसे हो सकती है? अरे पापा, लग नहीं रही है, बल्कि ये तो निधि भाभी है। सभी लोग जल्दी से निधि के पास जाते हैं तो वहीं अनुज, ये सब क्या है और तुम कहाँ चली गई थी? पता है हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे, कम से कम मुझे तो पता कर जाती तुम। दरअसल मैं निधि का दादा हूँ और ये कोई अनाथ या गरीब नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी की इकलौती पोती अनीशा है। राजेश अब उन सभी को सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर निधि, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े घराने की बेटी हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार तुम्हें अपना परिवार मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस व्यापार को आगे बढ़ाओ। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज से पहले ऐसा काम नहीं किया है और इन सब पर निधि का हक है, ना कि मेरा। तुम भी मेरे पोते जैसे ही हो और आप सब मेरा परिवार। अब वो उन सभी को अपने हीरे जैसे महल में ले जाता है तो वहीं सरस्वती अब अपनी बहू से एक पल के लिए भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। निधि अब काफी ज्यादा खुश होती है कि तभी रात के अंधेरे में कोई काले कपड़ों में आकर निधि को किडनैप कर लेता है और चिट्ठी छोड़ जाता है। उसे जब राजेश और बाकी घर वाले पढ़ते हैं, दुश्मन निधि को लेकर चला गया है, लेकिन आखिरकार दुश्मन है कौन, पता लगाना होगा। राजेश उन सबके साथ उस चिट्ठी में लिखे हुए पते पर पहुंचता है और देखता है कि निधि को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा बेटा खुद राघव है। हैरान मत होना, इसके माँ बाप के मरने के बाद मैंने सोचा था कि अब सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी, लेकिन नहीं, तुमने तो पहले ही सब कुछ उसके नाम कर दिया था। इतने सालों से मैं इसे ढूंढता रहा और अब आखिरकार ये मेरे हाथ लग चुकी है। अब या तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगी या अपनी जान से हाथ धोएगी। मैं नहीं जानता था कि मैं अपने ही घर में आस्तीन का सांप पाल रहा हूँ, नीच कुत्ते। निधि बेटा, तू सब कुछ इन लोगों के नाम कर दे, मुझे बस तू चाहिए, ना कि हीरे जेवरात। मैं तो अपनी बहू को खो नहीं सकती। ऐसी बातें सुन निधि की आंखें भर आती हैं कि तभी वहाँ महेश एकदम से पुलिस को लेकर पहुँचता है और पुलिस राघव को पकड़ लेती है। वो तो अच्छा हुआ राजेश जी ने मुझे सही समय पर कॉल करके सब कुछ बता दिया था। तुझे क्या लगा कि तू दोबारा से इस परिवार को अलग कर देगा? इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं जरूर वापस आऊंगा और जब इस बार मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे पूरे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दूंगा। पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। तो वहीं निधि और उसकी सास मिलकर अपनी इकलौती नंद प्रिया के लिए एक बहुत बड़ी घराने का रिश्ता देखती है और सरस्वती के सपने को पूरा करते हुए प्रिया को सिर्फ सोने के जेवरात नहीं बल्कि हीरे के गहनों में विदा करती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि अब तू इतने बड़े घराने की बेटी है, इसलिए मैं तेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रही हूँ। जैसे तू घर छोड़कर गई थी उसी दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। बहू, मुझे माफ कर दे। मेरी सास नहीं, एक माँ है, और माँ भी भला क्या अपनी बेटी से माफी मांगती है? वैसे मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा है। निधि सरस्वती को एक ज्वेलरी बॉक्स देती है और जब सरस्वती उस बॉक्स को खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस बॉक्स में बिल्कुल वैसा ही हार होता है जो सरस्वती ने अपनी जवानी में पहना होता है। ये हार तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू मेरी जेठानी से मिली थी या कहीं तूने मेरी वो फोटो देख ली थी?
ये वो हार नहीं है, लेकिन उसके जैसा दिखता जरूर है। उस दिन मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी और उस तस्वीर में इस हार को भी देखा था, इसलिए मैंने आपके लिए ये हार बनवाया ताकि आप अपना वो सबसे पुराना सपना पूरा कर सको। सच कहा था तुम्हारे ससुर जी ने, इंसान के पास हीरा नहीं बल्कि हीरे जैसा दिल रखने वाला कोई होना चाहिए। बहू, तेरे पास हीरे जैसा भी दिल है। सरस्वती अपनी बहू को गले लगा लेती है। उसके बाद अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है। तो वहीं निधि अपने पति के साथ मिलकर अपने दादाजी के हीरे के व्यापार को आगे बढ़ाती है, जिसमें महेश भी उनका पूरा साथ देता है और वो भी उनके परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है।